लेकिन करंट अफेयर में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो मामला हुआ है कि यूक्रेन ने एक बड़ा ख़तरनाक ड्रोन अटैक किया है मॉस्को पे, और ख़ास तौर पे टारगेट बनाया है क्रेमलिन को। जिस तरह अमेरिका का जो डिफेंस हेड ऑफिस है वो पेंटागन है, यूएसएसआर जो एक ज़माने में होता था मौजूदा रशिया फेडरेशन, उसका दिफाई जो ऑफिस है वो क्या कहलाता है, क्रेमलिन। मॉस्को के बीचों बीच है और बहुत ज़बरदस्त दिफाई आसार है। S-300 मिसाइल, S-400 मिसाइल, S-500 जो कि होते ही एयर अटैक डिफेंस के लिए, जो इसलिए बनाए गए कोई ड्रोन आपके मुल्क पे ना आ सके, कोई मिसाइल ना आ सके। लेकिन यूक्रेन के ड्रोन S-3, S-400, S-500 को तो मौका ही नहीं मिला अपनी जगह से हिलने का, और बहुत ख़तरनाक अटैक क्रेमलिन पे करके चले गए। बल्कि व्लादिमीर पुतिन चूँकि ऑफिस में थे नहीं, लेकिन उनके ऑफिस पे भी बम्बार्टमेंट हुई है। तो डायरेक्ट रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वो भी व्लादिमीर पुतिन पे हमला, और रशिया के शहर मॉस्को पे हमला, क्योंकि पहली दफ़ा यूक्रेन ने इनकी शहरी आबादी पे हमला किया, वो भी कैपिटल पे। हलचल मच गई है रशिया में। व्लादिमीर पुतिन की तरफ से धमकियाँ हैं, अब छोड़ेंगे नहीं, अब देखना क्या होगा। अभी तो कीव पे दिन में 7 हमले होते थे, अब 70 होंगे, 700 होंगे, 7000 होंगे। बड़ा कोई हम वेपन भी यूज़ कर लेंगे। या आखिर सब है क्या, अचानक इतना बड़ा हमला क्यों कर दिया, क्या कहानी है? देखो बात सुनो। 2014 क्राइमिया का इलाका, जो एक पेनिनसुला की तरह है, इस पे रशियन फेडरेशन ने कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ किसी ज़माने में तातारी मुसलमान रहते थे, खाने क्रीमिया, और ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर में था। हमेशा रशिया के ख़िलाफ़ जब जंग होती थी तो क्राइमिया के मुसलमान सल्तनत उस्मानिया की मदद करते थे। जब रशिया ने यहाँ कब्ज़ा किया तो यहाँ के मुसलमानों को मार के भगा दिया और यहाँ रशियंस को आबाद कर दिया। लेकिन जब यूएसएसआर बना तो इलाका यूक्रेन को दे दिया गया। जब यूएसएसआर टूटा तो भी ये इलाका यूक्रेन के पास ही था, और रशियन का कहना था कि यहाँ तो हम लोग रहते हैं, चुनाचा इलाका हमारा है, और इन्होंने छीन लिया। देखिए, यहाँ ये पूरा मौजूदा यूक्रेन है, इधर ये रशियन फेडरेशन ये सारा, और यहाँ है सी ऑफ अज़ोव, जो दुनिया का सबसे कम गहरा सी है, खाली 43 फीट, कुछ भी नहीं हुआ, एक स्विमिंग पूल जैसा ही गहरा है। और इस क्राइमिया को रशिया से जो के दरमियान में, और यहाँ पे है ब्लैक सी और अज़ोव सी के दरमियान में, दो बड़े समंदरों के दरमियान में जो एक दरिया होता है उसको स्ट्रीट कहते हैं, कर्च स्ट्रीट। और यहाँ पे एक पुल भी बनाया गया था, कर्च पुल ब्रिज। तो रशियन फेडरेशन ने जब क्राइमिया में हमला किया, यूक्रेन की तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन नहीं आया। अब ये जो यूक्रेन के इलाके, डोनेस्टक, लुहांस्क, ग्रेज़वन, यहाँ पर भी रशियन स्पीकिंग आवाम ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये एक मुल्क थे तो बहुत सारे रशियन यहाँ आ गए, यूक्रेनियन उधर चले गए। वैसे भी दोनों सेम नस्ल के हैं, दोनों का जो असल ताल्लुक़ है स्लाव नस्ल। कभी यूक्रेन का पार्ट रशिया रहा, कभी रशिया का पार्ट यूक्रेन रहा, और रिलीजन भी इनका सेम है, ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में महाजरा ही है। सबसे बड़ा वही झगड़ा होता है इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट का झगड़ा है। रशियंस ने इन इलाकों को पहले एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर किया, और यहाँ जो मुकामी लोग थे इन्हें रशियन फेडरेशन फ़ौज असला दे रही थी, इन्होंने यूक्रेन की आर्मी को भगा दिया। लेकिन असल मसला तब हुआ दुनिया की तवज्जो जब 2022 में रशियन फेडरेशन की ओरिजिनल आर्मी आ गई, और ना सिर्फ आगे बल्कि अब उन्होंने इसको रशियन फेडरेशन का पार्टी डिक्लेयर कर दिया। तो जाहिर है पूरी दुनिया तो नहीं, लेकिन आप कह लो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन की हिमायत पे आ गया, और मुसलसल उनको असला दे दी गई। लेकिन जो वॉर का शुरू का टाइम था उसमें रशियन फेडरेशन मुसलसल जीत रही थी, ये सारा इलाका रशियन फेडरेशन ने छीन लिया। बल्कि चूँकि यूक्रेन के नॉर्थ में बेलारस भी रशियन फेडरेशन का इत्तेहादी है, वहाँ से भी हमला हुआ, और एक वक्त तो लग रहा था एक 60 मील लंबा फ़ौजी काफ़िला, बहुत बड़ा फ़ौजी काफ़िला होता है, 1 मील भी बहुत लंबा होता है, वो कीव की तरफ आ रहा था, और ख्याल लग रहा था कीव पे कब्ज़ा करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने कीव पे कब्ज़ा नहीं किया और बस तबाही मचा करके वापस चले गए। लेकिन मुसलसल यूक्रेन के कैपिटल कीव समेत वो तमाम इलाके जो कि रशियन फेडरेशन के कब्ज़े में नहीं है, यहाँ एयर अटैक होते रहते हैं, यहाँ की बेगुनाह पॉपुलेशन को मारा जाता है।
हज़ारों लाखों लोग अब तक बेगुनाह मर चुके हैं, यहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो गई। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ रहे थे, वो भाग के पाकिस्तान वापस आ गए। तो बिल्कुल यूक्रेन के पास तो कुछ बचा ही नहीं है हारने के लिए ना। समझो वहाँ की जो बर्गर आवाम थी वो भी अब लड़ाई में मसरूफ़ हो गई है, और मुसलसल उनको असला मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। और अमेरिका जैसा कि करते हैं मर्कनरीज, किराए के फ़ौजी भी बहुत हायर किए, इन्हें पे अमेरिका करता है, लेकिन वो भी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। तो रशिया के पास तो ऐसे ही किराए के फ़ौजियों की एक बाकायदा फ़ौज है, वॉकनर ग्रुप, जिसमें बड़े बड़े ख़तरनाक क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स हैं, और ये भी किराए के फ़ौजी हैं, ये भी रशिया की तरफ से लड़ रहे हैं। देखो, रशिया फेडरेशन अपनी पूरी आर्मी नहीं लाया था, सिर्फ 2 लाख फ़ौज लाया था। फ़ौज तो इनकी बहुत बड़ी है, 13-14 लाख है, लेकिन रशियन फेडरेशन भी तो बड़ा है, सारी फ़ौज कैसे हटा सकते हैं? ये भी तो खतरा है कि बाकी इलाकों पर अटैक ना हो जाए उनके। और शुरू में इस 2 लाख फ़ौज ने कब्जा भी कर लिया था, लेकिन याद रखो कि जो अटैक करता है ना, उसका नुकसान ज़्यादा होता है, डिफेंस वाले का इतना नहीं होता, क्योंकि उसका अपना मुल्क होता है, बाकायदा उन्होंने मोर्चा बनाए हुए होता है। रशिया की 1 लाख फ़ौज इस 2 लाख में से शुरू में ही मर गई है, यूक्रेन का दावा है। यूक्रेन के भी बहुत फ़ौजी मरे हैं। अब यूक्रेन की 4 लाख तो रेगुलर आर्मी थी। हाँ, शुरू में इसलिए हार गए क्योंकि रशिया के पास वेपन बड़े जदीद थे, लेकिन अब इनके पास भी जदीद वेपन आ गए। ना सिर्फ वेपन आ गए, बल्कि एक अहम चीज़ होती है फ़ौजी ट्रेनिंग। अब इन्हें अमेरिका और यूरोप ने फ़ौजी ट्रेनिंग दे दी है इस दौरान, और बहुत सारे किराए के फ़ौजी भी हैं, खुद आम यूक्रेनी रज़ाकार भी आ गए, 6 लाख के करीब। तो अब 10 लाख का लश्कर तैयार हो चुका है। वॉकनर ग्रुप के 30-40 हज़ार को मिला लो, रशिया की रेगुलर 1 लाख आर्मी, और रज़ाकार तो रशिया ने भी मांगे थे, मगर रज़ाकार क्यों जाएंगे भाई? देखो, रज़ाकार तो वहाँ जंग में शरीक होते हैं जिस मुल्क पे अटैक हुआ हो। अटैक करने वाले की तरफ से रज़ाकार क्यों जाएंगे? आराम से भाई चाय पियेंगे, समोसे खा के जंग की खबरें देखेंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, वो तो तबसरे कर रहे होंगे, देखो यार हमने कितना मार दिया, क्या क्या कर लिया। भुगतना तो उनको पड़ता है ना जिनके ऊपर जंग होती है, जो मैदानी जंग बना होता है। जंग की बातें करना बहुत आसान है, ठीक है, ख़बरों में इंटरेस्ट भी बहुत होता है, लेकिन जिन पे बीत रही होती है ना, ये उन बेचारों को पता होता है भाई। तो ये कुछ सिचुएशन है, और बहुत ना डैमेज हुआ है इनका। अब हुआ क्या कि फिर भी ज़बरदस्ती व्लादिमीर पुतिन ने हज़ारों बेगुनाह बच्चों को 18-19 साल के ज़बरदस्ती जंग में भेज दिया। ना सिर्फ जंग में भेज दिया, बल्कि अटैक भी हमेशा करवाते हैं, इन्हीं बच्चों से कराते हैं, ताकि ये मारे जाएं और यूक्रेन की फ़ौज का असला कम हो जाए, फिर अपनी असल फ़ौज को ये पीछे ही रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रशियंस के नज़दीक मैं बता चुका हूँ, कभी इस चीज़ की अहमियत नहीं रही। ये बर्लिन के मामले में किया था, जब हिटलर से बर्लिन छीना था उन्होंने। अमरीकियों से लाख इख्तलाफ सही आपका, कम से कम वो अपने आम बेगुनाह शहरियों को इस तरह नहीं मरवाते। हमें मरवा देंगे, दूसरों को मरवा देंगे, दूसरी कौमों को, लेकिन अपने लोगों को नहीं। अब हुआ क्या कि यूक्रेन के फ़ौजियों की इस वक्त ट्रेनिंग चल रही है, और अगर पोलैंड में चल रही होती तो शायद यूएसएसआर उसको, रशियन फेडरेशन उसको टारगेट कर लेता। ये फ्रांस में हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है, सबसे ज़्यादा स्पेन में हो रही है। बड़े जदीद तरीन टैंक उनको दे दिए गए, मिज़ाइल, हवाई जहाज़, और एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है। ये जो भी ड्रोन अटैक हुए हैं, इससे रिहर्सल है, इसको नाम दिया जा रहा है समर ऑफेंस का। और ख्याल ये कि अब एक बहुत ख़तरनाक अटैक होगा रशिया से ये सारे इलाके छीनने का। और ये इतना बड़ी 10 लाख 8 लाख के करीब का फ़ौज, एयरफोर्स, और अब ज़्यादा जदीद हथियार। अब रशियन फेडरेशन का अलमिया क्या है? ना ये अपनी असल फ़ौज को ला रहे, ना अपने असल वेपन ला रहे। टैंक भी वो हैं जो पुराने टैंक, इनके पास बड़े जदीद ड्रोन हैं, लेकिन अपने ड्रोन यूज़ नहीं कर रहे। इन्होंने कुछ ईरान से ख़रीदें, कुछ सीरिया से ख़रीदें, कुछ नॉर्थ कोरिया से ख़रीदें, अपनी असल टेक्नोलॉजी सामने नहीं लाना चाह रहे। और जो दुनिया में 5th जनरेशन जहाँ से गिनती के हैं, या तो अमेरिका का F-35 है, या SU-57 है खुद रशिया का, वो भी नहीं ला रहे। एयरफोर्स भी अपने असल जहाज़ तो ला ही नहीं रहे। तो यूक्रेन तो पूरी एयरफोर्स भी लाएगा इस बार टैंक भी लाएगा। और इस वक्त जो बेहतरीन नेटो के जनरल हैं, उनको तरबियत दे रहे हैं कि कैसे आपकी एयरफोर्स को, आपकी आर्मी को, और आर्मी में भी एक आम फौजी, एक टैंक, और जो बख्तरबंद गाड़ी वाले हैं, रब कैसे रखना है। प्लस एक नेवी का अटैक भी किया जाएगा यहाँ से क्राइमिया पे, ये पूरा इलाका छीनने के लिए। यूक्रेन तो अपनी सारी ओरिजिनल फौज यूज़ कर रही है इनके अगेंस्ट की, जब इन्हें मालूम है कि लास्ट का एट द एंड वो लोग अपनी ओरिजिनल फौज लेकर आएंगे। अब सुनिए, मसला ये है कि भाई यूक्रेन के पास तो बनी हुई है ना,
वो तो अपनी पहचानी है उन्हें सरजमीन, अपनी सरजमीन वापस हासिल करनी है। अच्छा, ज़ेलेंस्की उनका सदर भी ऐसे ज़िद्दी है। एक एलन मस्क ने कहा था कि भाई क्राइमिया जो है वो रशिया को दे दो, ये इलाके यूएन की सरगर्मी में वोटिंग हो जाए कि किसको के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हकीकतन यहाँ के ज़्यादातर लोग रशिया में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि रशियन ज़्यादा हैं, यूक्रेनियन भी हैं जो इस वक्त टारगेट बने हुए हैं। और अब यहाँ के रशियन ने चूँकि रशिया का साथ दिया था, अगर यूक्रेन को दोबारा इलाका मिल गया वो उन रशियन को बहुत टारगेट करेंगे, मारेंगे, ये बात तो तय। ज़ेलेंस्की भी ज़िद्दी है और अमेरिका तो चाह ही नहीं रहा है जंग ख़त्म हो, और अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी नहीं चाह रहा। अब यूरोपियन डिवाइड है, जो बड़ी यूरोपियन ताकतें हैं वो चाहती हैं कि ये जंग चलती रहे और एक वक्त आएगा रशिया अपनी असल फ़ौज को ले आए, और फिर रशिया की असल फ़ौज भी ज़्यादा था हमारे, रशिया के जो असल वेपन है Su-57 वो भी सारे इस्तेमाल हो जाए, उनके असल जो ड्रोन है वो भी सामने आ जाए, और उनमें से कुछ को हम गिरा के उनकी टेक्नोलॉजी भी हासिल कर लें, ताकि कभी अगर नेटो और रशिया वॉर हो तो रशिया को हरा दें। तो यूक्रेनियन को तो कुर्बानी का बकरा बनाना चाह रहे हैं, और ये बात ज़ेलेंस्की को भी पता है, लेकिन ज़ेलेंस्की साहब भी कम इगोइस्टिक नहीं है, व्लादिमीर पुतिन की तरह ही है। तमाम रशिया में अब कुछ लीडर्स उभर के सामने आ रहे हैं जो व्लादिमीर पुतिन पे खुल के तो तनकीद नहीं कर रहे, क्योंकि अभी करना मुमकिन भी नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई अगर काश व्लादिमीर पुतिन हमें यहाँ का इंचार्ज बना दे तो हम तो कुछ ही दिन में पूरा यूक्रेन फतह कर लें। ये एक तरह का तंज करते हैं वो व्लादिमीर पुतिन पे। और 2024 में इलेक्शन भी हो रहे हैं रशियन फेडरेशन में। व्लादिमीर पुतिन ने तो 2036 तक का प्लान बनाया हुआ है, 2 दफ़ा एक्सटेंड कर दिया कि सदर अब 4 नहीं 6 दफ़ा बन सकते हैं। तो वो तो चाहेंगे कि भाई ये वॉर जीतें। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा अटैक। अब ये अटैक कहाँ होगा? क्या क्राइमिया पे होगा, खरेस्कन में, लोहांस में, डोनेस्टक में? अब रशिया भी परेशान था। यहाँ ये खेल खेल रहे हैं डी डे वाला। डी डे में यही तो धोखा दिया था इत्तेहादियों ने हिटलर को, असल अटैक कहीं और किया था नॉर्मंडी पे, और तासुर कहीं और का देते रहे थे। लेकिन क्या मौजूदा दौर में इतने जदीद सैटेलाइट में पॉसिबल है? बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि फ़ौज तो अभी भी मौजूद है यूक्रेन की, ख़त्म थोड़ी यहाँ से। लेकिन जो एक बड़ी फ़ौज पीछे से आनी है वो कहाँ अटैक करेगी, ये अभी किसी को नहीं पता। चुनाचा रशिया ने क्या चालाकी की, क्राइमिया के दरमियान में एक बहुत बड़ा डैम था, वो डैम तोड़ दिया यहाँ से लोहांस तक। अब दरमियान में इतना बड़ा सैलाब आ गया है कि यहाँ से रशियन फ़ौजी हमला नहीं कर सकते, जो यूक्रेन फ़ौज रशिया पे। रशिया क्या चाह रहे हैं कि अगर उन पर हमला भी हो तो महदूद इलाके पे हो, ताकि इतने इलाके का हम डिफेंस कर सकें। और यहाँ इन्होंने बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। पहले बहुत सारी खंदकें खोदी हुई हैं, फिर टैंक, बख्तर बंकारियाँ, एंटी मिसाइल और बहुत कुछ असला रखा हुआ है। लेकिन जिस दिन भी ऑफेंस हुआ ना, ये इतना आसान नहीं होगा रशिया के लिए डिफेंस करना। या तो उनको अपनी ओरिजिनल आर्मी लानी पड़ेगी, ओरिजिनल आर्मी लाने का मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क होगा उनके लिए, ठीक है, बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो देखते हैं ये सिचुएशन कहाँ जाती है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, बाजार ये लग रहा है कि यूक्रेन का ये जो ऑफेंस है कामयाब हो जाएगा। हाँ, वॉर अलबत्ता ये ख़त्म होते नहीं दिखेगी। कुछ इलाके यूक्रेन वाले वापस छीन लेंगे, अमेरिका चाहेगा कि फिर अचानक यूक्रेन की मदद रोक देगा ताकि रशिया उनसे दोबारा इलाके छीन ले। जैसे रशिया दोबारा छीनेगा फिर यूक्रेन की मदद करना शुरू कर देंगे। ये तो इनका गेम होता है भाई हमेशा। तो ये इस वक्त सिचुएशन मुझे दिख रही है। अब मॉस्को पे क्यों अटैक किया यार? सिर्फ वहाँ के शहरियों को बताने के लिए। ये बिल्कुल सही मूव है, क्योंकि भाई इतने दिन से यूक्रेन के शहरी भुगत रहे हैं, रशियन शहरी तो मज़े से खबरें सुन रहे हैं। जब अपने घर पे बम फटते हैं ना तब पता चलता है। देखिए, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत रहा था, लंदन की ईट से ईट बजाती थी। जब फर्स्ट टाइम बर्लिन पे बमबारी हुई तब उन्हें पता चला कि जंग होती है। अपनी फ़ौज की कामयाबी की खबरें तो बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं, जब अपने घरों पे बम पड़ने शुरू हो जाएँ अब इससे क्या होता है कि एहतजाज भी शुरू होता है, आवाम की तरफ से प्रेशर आना भी शुरू होता है कि भाई इस फजूल की जंग का मकसद क्या है, इसको रोका जाए। तो इसलिए एक बड़ा कामयाब अटैक किया है। अब वैसे इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया पे बड़ा नेगेटिव ही हो रहा है, क्योंकि वीट की प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन करता था और रशिया का पेट्रोल गैस बहुत होता था। तो यूरोप पे तो बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है वहाँ। कुछ आ जाएं दूसरे मामलात की तरफ। पाकिस्तान का जो अभी मामला चल रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना और पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है, ठीक है जी। और
बायकॉट क्या, मतलब इंडिया चाह ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान और चाइना शरीक करें, इसलिए इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल कर दिया। वर्चुअल है तो नुमाइंदे शरीक ही नहीं हो सकते पाकिस्तान चाइना के। हाँ, एक जो मसला पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम हुआ है वो ग्रुप 20 की कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, कि कंट्रीज़ बायकॉट करें। G20 के जितने मेंबर बायकॉट कर सकते हैं वो पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी मानी जाएगी। और इंडिया यहाँ पूरी कोशिश कर रहा है कि G20 में 20 की 20 कंट्रीज़ शामिल हों। क्या 20 की 20 कंट्रीज़ है? नहीं जनाब, एक यूरोपीय यूनियन भी है। ग्रुप 20 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपीय यूनियन है, और रशियन फेडरेशन भी इसका पार्ट है, जिसको निकालने के लिए भी अमेरिका प्रेशर डाल रहा है और चाह रहा है अमेरिका के जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की हैं इनको भी वहाँ बुलाया जाए और वो रशिया के ख़िलाफ़ तकरीर करें, जिस पे अमेरिका बहरहाल इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है। तो देखते हैं सिचुएशन क्या रहती है, कौन कामयाब होता है कौन नहीं होता।